कैसा सूट बूट प्रधानमंत्री जी पहने हुए हैं जी। अब बिहार दिवस में कौन नर्तकी नाच रही है, कौन फिल्मी हीरो अपना शो दिखा रहा है, किसका गाना कितना हिट कर रहा है, कितना वायरल हो रहा है, पत्रकारिता वहां जाके केंद्रित हो रही है। बिहार के जो कट्टे पिटते मजदूर हैं, जो जिंदगी दांव पर लगाकर अन्य राज्यों में जाकर रोजी रोटी कमाने के लिए अभिशप्त हैं, बदले में जान गंवा रहे हैं, मर रहे, उनके सवालों पर कोई संजीदा नहीं है। कुछ मतलब नहीं। आप अब स्टार्ट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिस परिहार विधानसभा क्षेत्र से मलाही गांव और महेंद्र सिंह यादव जो गरीबों के बीच में रह के अपना ये दायित्व निभाते तो हैं, लेकिन फायदा वो ले लेते हैं जो कुछ करते नहीं और ऊपर बैठे रहते हैं। तो इनसे हम दो सवाल आज जानने आए हैं। पहला सवाल ये है, एक रोजगार। आजकल सोशल मीडिया पे बस दो चीज के चर्चे चलते हैं, एक रोजगार के और एक मनीष कश्यप के, और इसके सिवाय कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये श्रीमान, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही प्रासंगिक विषय है रोजगार, और बिहार जैसे राज्य के लिए दुखती रग है। 1990 में मैं बाहर में था, विदेश में था, जब यहाँ लालू प्रसाद यादव जी आसीन हुए थे। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर देश में आरक्षण का कानून लागू हो, वंचित वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले। इन्हीं मुद्दों पर मंडल की आंधी कहते हैं, उस आंधी पर सवार होकर के बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनी थी, और बहुत सारे सपने अरमान लोगों ने पाले थे, कमज़ोर वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग, कि यदि आरक्षण का प्रावधान लागू हो जाएगा देश में, तो हम देश की मुख्यधारा में आ जाएंगे, हमें भी रोज़गार मिलेगा, हम भी जो मैराथन दौड़ है जिसमें सक्षम जो लोग हैं आगे निकल जाते हैं, और हम जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं हमारे साथ पार्शलिटी होती है, इसलिए हम पीछे छूट जाते हैं। मुझे याद है, मैं बाहर से आया था और सहरसा साइड में मैं टूर कर रहा था, कार्यक्रम था हमारा, तो मानसी के आसपास रात के अंधेरे में ट्रेन की बोगी में आग लगा दिया गया था। आरक्षण समर्थक, आरक्षण विरोधी आंधी चल रही थी उस समय। तो जिनसे जो हो सकता था व्यवधान डालने के लिए, ध्यान आकृष्ट करने के लिए आंदोलन को हिंसक स्वरूप भी दिया जा रहा था। तो सौभाग्यशाली रहे लालू प्रसाद यादव जी, 10 मार्च 90 को बिहार में वो सत्तासीन हुए थे मुख्यमंत्री के रूप में, और 7 अगस्त 90 को तत्कालीन केंद्र सरकार के मुखिया थे स्वर्गीय वीपी सिंह जी, उनके नेतृत्व में केंद्र की सरकार थी, और उन्होंने 7 अगस्त 90 को मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर बिहार में आरक्षण के प्रावधान को लागू कर दिया था। तो गेंद आ गया था लालू प्रसाद यादव जी के पाले में। बिहार में उद्योग का विकास करना, जब संयुक्त बिहार हुआ करता था, तो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा खास करके खनिज संपदाओं का भंडार हुआ करता था। क्या हमारे पास नहीं था, तो उनके आधार पर जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स उपलब्ध थे, खनिज संपदाओं के आधार पर बड़े बड़े उद्योग कल कारखाना लगा करके राज्य में उद्योग के अवसर को, रोजगार के अवसर को सृजित किया जा सकता था, और शैक्षणिक क्षेत्रों से लेकर के रोजगार के अन्य जो अवसर थे वो प्राइवेट फील्ड हो सकता था, वो सरकारी महकमा हो सकता था। और थ्रू आउट लालू यादव का जो 15 वर्षों का रिजाइम रहा, इंक्लूडिंग राबड़ी देवी जी का, तो 5 से 6 लाख लगातार वैकेंसी रही विभिन्न विभागों में। और सरकार के से सवाल भी किया जाता रहा कि लालू जी मंडल कमीशन की सिफारिशों के प्रलोभन में आपने लोगों से मैंडेट लिया, वोट लिया, सत्तासीन हुए, बार बार सत्ता आपको मिल रही है, और लाखों पदों पर रिक्तियां होने के बावजूद आप आरक्षण के प्रावधान के अनुकूल बहाली नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव जी का जो 15 साल का टेन्योर था, इंक्लूडिंग राबड़ी देवी जी का, उस दरमियान 15 वर्षों में बीपीएससी का एग्जाम एक बार हुआ। एक बार
जो एग्जाम हुआ बीपीएससी का उसका रिजल्ट नहीं हुआ। मेरा स्पष्ट कहना है कि बीपीएससी का एग्जाम ऑफिसर पैदा करने की फैक्ट्री है और मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुकूल यदि मंडल बीपीएससी के एग्जाम के रिजल्ट्स होते तो हमारे हजारों वंचित वर्ग के जो लोग हैं वो लाभान्वित होते, ऑफिसर बनते और इन 5 लाख 6 लाख पदों पर जब बहाली होती लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने में जो वैकेंसी थी तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता। तो आज बिहार की ये सूरत नहीं होती। आज बिहारी कभी आसाम में, कभी नागालैंड में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, कभी तमिलनाडु में मारे काटे जा रहे हैं। ये रोजी रोटी की तलाश में बाहर में जाकर के गाली खाना, लात खाना, जान गंवाना बिहारी शब्द गाली हो गया है। तो इस हालात को मेरा चार्ज है कि कभी कांग्रेस के खिलाफ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले ये जो नेता है, 15-20 साल लालू जी रहे, 18 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश बाबू, उसमें 17 साल जो है बीजेपी भी रही है। ये 17 साल का जो टेन्योर है बीजेपी और नीतीश जी का, उस बीच में 20 महीना फिर लालू जी का पुत्र, फिर 6 महीना 7 महीना से इनका पुत्र है। तो ये करीब 35-40 सालों का जो ये पीरियड है, जिस गोल्डन पीरियड में बिहार बेकारी दूर कर सकता था और कई मानक खड़ा कर सकता था। तो इस 35 साल के दरमियान बड़े भाई छोटे भाई ने सिर्फ सब्ज बात दिखाया बिहारियों को, और इस 35 साल 40 साल के दरमियान वही घिसे पिटे मोहरे को इन लोगों ने दोहराने का प्रयास किया। आज वही उसी कैसेट को फिर ये बजा रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी अब नहीं कह सकती कि हमको मौका नहीं मिला। तो मिला है 15 साल से राज कर 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना जी, उसके बाद 9 साल 10 साल से करीब अभी जो वर्तमान बरबोले प्रधानमंत्री साहब हमारे हैं, ठीक है, तो ये भी आसीन है। बिहार की सत्ता में 17 साल तक नीतीश जी के साथ सत्ता की मिलाई खाया है। इस प्रसंग पर हूं, कभी बिहार में आकर के चुनाव के दरमियान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक बोली लगा रहे थे, बिहार की अस्मिता की बोली लगा रहे थे। वो बोल रहे थे कितना लाख करोड़ का पैकेज दे दूं बिहार का, विशेष पैकेज जो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, 70,000 करोड़, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, और लास्ट में जाकर रुके हैं 1,25,000 करोड़ पर। 1 लाख करोड़ और 25,000 करोड़ ये पैकेज हमको दिए, विशेष आर्थिक पैकेज उन्होंने दिया। नीतीश जी और बीजेपी का अलायंस था, दोनों यहां भी और केंद्र में दोनों जगह काबिज थे, और विशेष राज्य का शगुफा सब्ज बाग बिहारियों को दिखाते रहे, स्पेशल स्टेट। तो न विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज मिला, और मंचों से चुनाव से पहले जो सब्ज बाग दिखा के गए वो भी दिवा स्वप्न साबित हुआ बिहार के लिए। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आपने रोजगार का सवाल किया, ये कौन कहा था? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा था कि इतना काला धन पड़ा हुआ बाहर में, विदेशों में हमारे देश का, कि यदि उसको हम देश में वापस ले आते हैं तो भारत के हर नागरिक को 15-20 लाख रुपया खाता में यूं ही चला जाएगा। पैसे बात भी पब्लिक में बीच में आया। तो मेरा कहना यह है, ये सब्ज बाग दिखा के राजनीति करने वाले लोग ही बिहार और देश की सत्ता में काबिज हैं। हमको आज आश्चर्य हो रहा है कि एक पत्रकार बंधु रोजगार पर बात कर रहे हैं। रोजगार पर कोई बात नहीं होती है। कैसा मानहानि के मुकदमे में भारत के एक सांसद को सजा कर दिया गया है और उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। ये सत्ता शासन वाले लोग जिनको चाहे फांसी पर चढ़ा दे, जिनके खिलाफ जो चाहे मामला दर्ज कर दे और कोर्ट को, प्रशासन को मैनिपुलेट करके उनको कन्विक्शन करा दे। मुझे पता है, तथापि मैं परिणाम से बेपरवाह हूं और अपनी आवाज उठाता रहूंगा पब्लिक के हित में, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं इसलिए, मैं कमिटेड हूं इसलिए कि जो डाउन ट्रोडन है, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो अवहेलित हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं बनना चाहता, उनकी आवाज बनने के लिए मैं संकल्पित हूं। तो
प्रकरण में रोजगार के सवाल पर सभी नंगे हैं। किन्हीं के पास कोई प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। नहीं, वाकई में यदि भारत सरकार संजीदा हो, बिहार सरकार संजीदा हो, तो कुछ काम आगे बढ़ सकता है। बिहार में जब कल कारखाना का, उद्योग का बहुत अवसर था, जब हमारे पास मिनरल्स थे, बहुत कुछ था हमारे पास, तब भी बिहार के तत्कालीन शासकों ने नहीं किया। बिहार का बंटवारा भी सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया गया। क्यों? कि दक्षिण भारत, बिहार से ज्यादा तादाद में बीजेपी के एमएलए जीत के आ जाते थे, और सरकार को चलाने में तत्कालीन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू जी, उनको दिक्कत आती थी। तो बीजेपी के साथ उन्होंने अंदर खाने समझौता किया। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और यहां उनकी सरकार थी। पब्लिक को गुमराह करने के लिए कहा कि बिहार का बंटवारा हमारे लाश पर होगा। लोग कूद गए, लालू जी बिहार का बंटवारा नहीं होने देंगे। लेकिन विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पास करके उन्होंने भेज दिया भारत सरकार को कि बिहार का बंटवारा कर दिया जाए, और बिहार का बंटवारा सिर्फ राजनीतिक कारणों से हुआ। बीजेपी को साउथ में शासन करने का मौका मिलेगा और नॉर्थ बिहार में लालू जी सत्तासीन रहेंगे। दोनों का ख्वाब पूरा हो गया, दोनों को सत्ता की मलाई मिल गई। लेकिन बिहारी को, झारखंडी को क्या मिला? तो आज भी इसी खेल को ये लोग खेल रहे हैं। मुद्दों की राजनीति बिहार में नहीं हो रही, देश में नहीं हो रही राजनीति। अब फिर 2023 में जाति जनगणना हो रहा है। क्या जाति जनगणना का डाटा आपके पास नहीं था? फिर मंडल कमीशन की सिफारिशों का हवाला देकर के आरक्षण के कानून को क्यों लागू किया गया? जबरदस्ती होगा फिर तो सर, जबरदस्ती किया गया। तो आपकी नियत में खोट है। आप हमेशा जाति पार्टी के मुद्दे को उठा करके, धर्म के उन्माद को फैला करके, जब आप चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहे, कटते रहे और हमको सत्ता की मिलाई मिलती रहे। रोजगार से, आपके कल्याण से इन राजनेताओं को कोई मतलब नहीं। आज राहुल गांधी का चर्चा मैंने किया, तो उनकी सदस्यता चली गई है। एक मानहानि के मुकदमे में उन पर मुकदमा हो गया है। आप याद करिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और राजनीतिक कारणों से सत्ता उन्मत्त होता है, सत्ता उन्मादी होता है। ये बात हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी ने भी अपनी लेखनी में बार बार उद्धृत किया। सत्ता का दम होता है, गुमान होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, पद पाए मद काह ना आवा, पद पाए मद काह ना आवा। पद आने से मद किसको नहीं होता है? घमंड किसको नहीं होता है? गुमान किसको नहीं होता है? सबको होता है। तो सत्ता उन्मत्त होता है, अहंकारी होता है। जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसकी आवाज को कुंद करने के लिए अपनी प्राप्त संवैधानिक शक्तियों का, अपने तंत्रों का इस्तेमाल करके उसको दबोचने की कोशिश करेगा। उनके टारगेट पर, कांग्रेस और राहुल गांधी के टारगेट पर कौन था? राहुल गांधी जी ने टारगेट किया, उस समय लालू प्रसाद यादव जी बैटरी फंसे हुए थे। पशुपालन घोटाला कंक्लूड हो रहा था, ट्रायल कंक्लूड हो रहा था, और ही वाज सपोज्ड टू बी कन्विक्टेड। लालू प्रसाद यादव को सजा होने की स्थिति थी। तो यदि मनमोहन सिंह जी ये बिल पास करा लेंगे, कानून का अमली दवा पहना देंगे कि कन्विक्टेड व्यक्ति भी चुनावी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो लालू यादव मुख्य धारा से अलग नहीं होंगे। तो एक सोची समझी राजनीति के तहत कोई क्षेत्रीय छत्र, कोई क्षेत्रीय पार्टी का नेता मजबूत न हो, इसलिए टारगेट किया उन्होंने कि क्यों नहीं लालू यादव को दफन कर दिया जाए और उनकी जगह पर कांग्रेस रिप्लेस कर ले बिहार में। मेरा चार्ज है, आज भी कांग्रेस की नीतियों में बहुत सुधार नहीं है। आज भी कांग्रेस चाहती है या तो हम सत्तासीन हो या बीजेपी रहे, बहुत अच्छी बात है। काम होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। नहीं, रोजगार की चिंता कहां, सत्ता की चिंता श्रीमान। या तो हम रहे या तो बीजेपी रहे। बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत है, वहां कांग्रेस को ज्यादा नाक लगाने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं कि बीजेपी के कारगुजारियों से देश को आजाद करा ले, बीजेपी के जो गलत कारनामे हैं उससे देश को आजादी मिले, तो जिस राज्य में जिस क्षेत्रीय दल की मजबूत स्थिति है उसको आगे करके उसके पीछे आपको चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती मजबूत है, तो उनके साथ आपको जाना पड़ेगा, उनके पीछे आपको चलना पड़ेगा। बिहार में जो गठबंधन के जो संगठन मजबूत है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। आप यदि 70 सीट बिहार में ही मांगेंगे और 200 सीट पर उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे, हाँ, और बंगाल में भी 283 सीट पर लड़ेंगे,
इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि देश में बीजेपी के खिलाफ जो सेकुलर फोर्सेस है वो मजबूत हो। आज राहुल गांधी के साथ ये मानहानि वाले मामले में जो सजा हुई है, उनकी जो सजा गई है, यह एक सबक है कि आने वाले हिंदुस्तान में कैसे अपनी रणनीति को अमली जमा पहुंचाना है, कैसे इस देश का भला हो सकता है, कैसे इस देश में रोजगार का अवसर सृजन हो सकता है, और कैसे विपक्ष मजबूत होगा। आप बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, आपने इस देश का बड़े लंबे समय तक शासन किया है, इस देश को आपने दिशा दिया है, तो आपको संजीदा होना पड़ेगा और उठना पड़ेगा आसपास से ऊपर। आज देश की जरूरत उत्तर प्रदेश में यदि अखिलेश यादव है, बंगाल में यदि ममता बनर्जी है, और बिहार में यदि महागठबंधन में जो मजबूत दल है या जो मजबूत नेता है, जनाधार से जुड़े जो नेता हैं, उनके साथ आपको कदम ताल करना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे कि सारे लोग हमारे पीछे चलो, हमारा नेतृत्व स्वीकार करो, तो आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की जो आपकी मानसिकता है उसमें सफल नहीं हो पाएगी। बिहार में है, अभी भी रोजगार के अवसर हैं। हमारे जो खास करके जिस जोन में हम बैठे हैं, यहाँ पान, मखान, माछ, मक्का, धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, बहुत कुछ हमारे पास है। ग्राउंड लेवल पे अगर आप लोग आके देखेंगे स्थिति को, तो ना पता लगेगा कि यहाँ पे क्या रोजगार मिल सकता है। तो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जिस इलाका में जो कृषि उत्पाद हमारा होता है, उसका बाई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अब हमारा किसान 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए आलू का बीज रोपा है, और 5 रुपए उनका आलू लेने वाला आज कोई नहीं है। आज इस इलाके में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। किसानों के आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए तो फिर समय पर उनको कीमत मिल जा सकती है। कोल्ड स्टोरेज नहीं है। आज हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, हमारा जो दूध है, यहाँ चिलिंग प्लांट्स नहीं है, स्ट्रेस से हमको करना पड़ता है। हमारे पास अन्य जो उत्पाद है, जो कृषि उत्पाद है, उसके बाई प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स बना सकते हैं। तो कृषि और कृषि पर आधारित जो उद्योग है, कृषि को उद्योग का दर्जा दो। जैसे उद्योग को आप सेफगार्ड करते हो, जैसे इंश्योरेंस देते हो उद्योग को आप, वैसे कृषि को दो। हमारे किसानों का एमएसपी का गारंटी का कानून बनाओ, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा जो सरकार कहती है, एक सुई बनाने वाला, एक फावड़ा बनाने वाला, एक साबुन बनाने वाला, एक गंजी बनाने वाला, बहुत प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट का कीमत खुद तय करता है। वो एक खुरपी बनाने वाला, एक हंसिया बनाने वाला, वो अपने प्रोडक्ट का कीमत खुद तय करता है। हमारे किसान अपने प्रोडक्ट का कीमत क्यों नहीं तय कर सकते? बिल्कुल तय कर सकते हैं। आज हमारा जो आम का सीजन स्टार्ट हो गया है, हमारे सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जोन में लीची की बड़े पैमाने पर खेती होती है, हमारी मिट्टी में अमरूद की खेती बड़े पैमाने पर होती है। क्यों नहीं इसको कमर्शियल लुक दिया जाए? अरब कंट्रीज में, यूएसए में आम और अमरूद हमारा एवरेज 1000 रुपए से ज्यादा किलो जाता है। क्यों नहीं यहाँ के किसानों को फ्री एक्सपोर्ट लाइसेंस दे दिया जाए, ताकि कमर्शियल खेती आम की, अमरूद की शुरू हो और हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। हिंदुस्तान दुनिया का हम समझते हैं दूसरा सोयाबीन का सबसे बड़ा निर्यातक है। सीता जी की धरती पावन धरती है। तो सोया प्रोडक्ट्स को यहाँ पर क्यों नहीं सरकार प्रमोट कर रही है? इस प्रकार से कई संभावनाएं हैं। हमारे सरकार की प्राथमिकता में रोजगार नहीं है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में है कैसे लोगों को, जैसे डिवाइड एंड रूल की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अंग्रेज चलाते थे सरकार को, लोगों को बांटो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, रीजन के नाम पर, रिलीजन के नाम पर इनको लड़ाओ, बस अपना मजे लो और मजे लो। इसी पर बिहार सरकार भी काम कर रही है, इसी पर तमिलनाडु की सरकार भी काम कर रही है, इसी पर भारत सरकार भी काम कर रही है। और हम आप हैं जो जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के उन्माद में नेताओं को वोट देते हैं, पार्टियों को वोट देते हैं, और जब चुनाव के बाद कष्ट होता है तो अपने दर्द पर रोते हैं। इसलिए हमको भी सुधार करना पड़ेगा, बिहार और देश की पब्लिक को भी सुधार करना पड़ेगा अपने आप में, कि मुद्दों की बात करने वाला, जनहित की बात करने वाला, जन कल्याण की बात करने वाला, हमारे दुख दर्द में साथ देने वाला कौन व्यक्ति है। हर व्यक्ति जानता है कि कौन व्यक्ति पब्लिक के दुख सुख में खड़ा होता है और कौन चिढ़ाता है, कौन नजरें फेर लेता है। हित अनहित पशु पंछी पहचाना, इसलिए मैं आपके पास हित अनहित पशु पंछी पहचाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। क्या बात करते हैं भाई पशु पंछी। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में अमेठी में एक नौजवान का दोस्त बना हुआ सारस पंछी, बिल्कुल है। उस सारस पंछी को सरकार ने छीन लिया उससे। भाई इधर उधर की बातें ना करे, हम तो यही कहेंगे कि रोजगार की बात करें। काटा जा रहा है, मरा जा रहा है, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने दिल की बातें रखी है जो हकीकत है, और आप भी हकीकत ना समझेंगे तो समझेंगे कैया।
जनता से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अच्छे चेहरे पहचान के सपोर्ट करे। धन्यवाद। क्योंकि